Good morning. Welcome at the online as well as offline providing portal of SBT Sunbeam Tutorial. क्लास 12th के यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, सही नाम इसका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ये स्टडी किया जा रहा था। आज इसका टर्मिनेटिंग लेक्चर है, अंतिम लेक्चर, पूरी तरह से विराम करने वाले हम लोग। सर्किट एनालिसिस में कुल 7 तरह की सर्किट का अध्ययन करना था। 7 अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जब केवल और केवल रेजिस्टेंस मौजूद हो, केवल रेजिस्टेंस R हो, जब केवल इंडक्टर हो L, जब केवल कैपेसिटर हो C, एक हो गए, L हो, C हो, R हो। अब दो की मिक्सिंग करिए, LR हो, CR हो और LC। कुल कितने हो गए अब तक? 6। एक और बचा है जिसमें तीनों इंटरमिक्स हो जाए, तीनों साथ साथ, LCR, तीनों इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों मौजूद हो। हम लोग LCR सर्किट पढ़ रहे थे। LCR में यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक ऑनलाइन वाले भी देख लें, यहाँ तक हो गया है, यानी पहला केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। LCR और LC में 3 केस स्टडी करने थे। पहला केस जब XL की वैल्यू XC से ग्रेटर हो, दूसरा जब XL की वैल्यू XC से कम हो, तीसरा XL और XC दोनों इक्वल हो, रिजोनेंस की दशा होती है, वही अनुनाद की स्थिति होती है। उसमें अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला हम लोग निकाले हैं। लेक्चर तो काफ़ी पीछे था, लेकिन आज भी फार्मूला याद है। ये होता था, F0 से रिप्रेजेंट करते थे, 1/2π√LC आता था। ये रिजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बोली जाती थी, अनुनादी आवृत्ति। आज सेकंड केस सीखना है, केस नंबर 2। एक ही केस शायद हुआ है आपका, चलिए दूसरा केस नंबर 2। पहले केस में आप शायद XL को ज़्यादा खाया पिया दिखाए हैं। XL काफ़ी ताकतवर था, आज XC काफ़ी बड़ा है। यदि XL इज लेस देन XC, XL की वैल्यू XC से स्मॉलर हो तो क्या होगा? इस दशा में दोनों तरफ I0 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। I0 XL लेस देन I0 XC। जरा देखते चलिए, ओम्स लॉ जिंदाबाद। मन में I इंटू R बोलिए, और I इंटू R क्या होता है जी? V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V। और यहाँ V का रोल कौन निभाएगा? EL। नोटेशन थोड़ा सा बदले हैं, EL और लेस देन, ये आपके लिए I इंटू R की तरह ही है, EC हो गया। रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर रिएक्टेंस नाम लेते हैं, प्रतिघात कहते हैं। X का नाम प्रतिघात, पूरा सही पूरा नाम लीजिए। XL को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC को धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। I0 तो पीक वैल्यू है करंट की। इतना लिखने से अब काफ़ी मदद हो गया। अब हम लोग फेजर डायग्राम इसका अच्छे से बना सकते हैं। इसका कला चित्र बनाते हैं, चित्रकला नहीं, चित्रकला तो आर्ट हो जाएगा। हम लोग फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। फेजर डायग्राम में एकदम वेक्टर रूल की तरह, जैसे वेक्टर रूल ही ओबे करता है, इसमें भी वेक्टर की तरह वही बाण से, वही तीर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में किसको? I0 को। ऊपर की तरफ किसको भाई? EL को। और नीचे किसको दिखा दें? EC। और आज EC ग्रेटर है, दिखना भी चाहिए, कथनी और करनी में फर्क ना हो। ग्रेटर किए हैं तो ग्रेटर इसका एरो बनाइए भी, थोड़ा देखने में भी लग जाए। लोग ऐसे हाथ से छू ले, अच्छा इतने बड़ा, अरे तो इतना बड़ा है, देखने में लगे आपको ये बड़ा है। दिस विद द EC। अब बताइए, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ER मत भूलिए, ER किधर होता है? वो तो करंट के साथ समान कला में होता है, करंट की दिशा में ही होगा। अब आप बताइए, 3 है, वोल्टेज की पीक वैल्यू 3 है। यहाँ पर 3 से 1 में कन्वर्ट करना है। धीरे धीरे पहले 2 लोगों को 1 में करिए, फिर
दो लोगों को एक में बदल लेंगे, फिर एक ठो ई आर, तब तो दो लोग हो जाएंगे। और दो के लिए वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो लीजिए ई एल और ई सी का नेट किधर जाएगा जी? नीचे की तरफ। क्या आएगा आंसर? ई सी माइनस ई एल। सेम डायरेक्शन होता तो जोड़ लेते हम लोग, ऐड कर लेते। अपोजिट है, घटाना पक्का पड़ेगा। लीजिए जितना ई एल है उतना बड़ा स्केल से मेजर कर लिया और उतना ही पोर्शन यहाँ से कट कर लेंगे। अब काटने का भी एक सुटेबल अच्छी वाली टेक्निक, एक तरफ से काटिए जिससे टुकड़ा नुकसान ना हो। इतना पार्ट कट कर लिए। ये कितना हो गया? ई एल काट के निकाल दिया, तो जो बचा है वही आपका फाइनल आंसर है। दिस विद ई सी माइनस ई एल, इसी को ई एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ई एक्स क्या है? ई सी माइनस ई एल। अब ई एक्स हो गया और ई आर हो गया, दो बचे हैं। दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा जी? पैरेललोग्राम वाला लॉ लगाइए। पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट परिणामी कौन बताता है? जहाँ पर दोनों वेक्टर एक दूसरे से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वहीं से पास करने वाला विकर्ण, तो यही वाला विकर्ण जाएगा। ऐसे समझ रहे होंगे? चलिए, और यही आपके लिए नेट वोल्टेज फाइनल ई नॉट हुआ। फेज डिफरेंस कितना है? 60-30 नहीं, 90 तो दिख ही रहा, 90 तो नहीं है, तो कोई जनरल ऐसे फेज डिफरेंस 5 बोल दिए। बोलिए फाइनल इक्वेशन क्या होगा? कितने लोग बताना चाहेंगे? ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए बताइए, बताओ जी। बहुत अच्छा, क्या बात है, थैंक यू। समझ गए सब लोग? भाई कुछ भी नहीं करना है, आपको टोन वही पकड़ना, ओमेगा टी तक तो जाना ही जाना है, जैसे करंट की इक्वेशन में होता था। अब उसमें फेज में इजाफा है कि कमी है, नुकसान है, वो देख लेना है। फेज में कमी है, ये आई नॉट के नीचे पड़ रहा है कर्व, तो माइनस कर दीजिए। हम भी लिख दे रहे हैं E इक्वल टू ई नॉट, आप लोग मत लिखिएगा भी, ओमेगा टी और माइनस, यही फाइनल इक्वेशन है। लेकिन थोड़ा सा भी लेट लिखा जाएगा, जिससे कोई उंगली ना उठा पाए, कोई पूछ न सके, आपको कहीं रोक न पाए। यहाँ पर ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू, पहले इसको निकाला जाएगा। फाई क्या है? कलांतर है, फेज डिफरेंस। निकाल करके तो लास्ट में लिखना यही है, आप देख भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, यही लाइन फिर हम लिखेंगे सुंदर राइटिंग। फिगर बनाइए, अब लिखिए बोल्टता का शिखर मान या विभवांतर का शिखर मान। बोल्टता का शिखर मान, पीक वैल्यू जरा बताइए। पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ये आपके लिए त्रिभुज लेते हैं तब तो कहेंगे कर्ण, और चतुर्भुज लेते हैं तब तो कहेंगे विकर्ण। हाँ तो चलिए, कर्ण है ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण वाला, इसमें कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है जी? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए ई आर के स्क्वायर कर दे रहे हैं, ई आर का स्क्वायर, और बोलिए ये वाला डॉटेड वाला कितना है जी? वही है, ये ई एक्स है, प्लस ई एक्स का स्क्वायर, ऐसे देख लीजिए आप। और ई नॉट चाहिए तो रूट लगाइए, अंडर रूट लगाइए, फायदा मिलेगा। रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई एक्स का स्क्वायर, ये है आपके लिए। बोलिए, ये हो गया पीक वैल्यू, शिखर मान। आगे अगला वाला पॉइंट क्या चला, याद दिलाइए। प्रतिबाधा है क्या? चलिए, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस के बारे में बात करते हैं। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, किस लेटर से? जेड से इम्पीडेंस बोलते हैं। और प्रतिबाधा प्रतिरोध की तरह ही तो है। एक बार फिर से ओम के नियम लगाइए, ओम के नियम से, ओम के नियम से लीजिए, फायदा लीजिए। क्या लाभ होना है जी? जैसे मन में आर लिखते थे V/I,
उसी तरह से जेड लिख दीजिए, वी माने वोल्टेज, लेकिन यहाँ तो ई नॉट लिखा गया है, आई आपके लिए आई नॉट चलेगा। ई नॉट की वैल्यू रखिए आप, जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई नॉट। जेड इक्वल टू आई नॉट से डिवीजन लीजिए, बड़ा सा रूट लगाइए, डिवीजन लीजिए, ई आर बाई आई नॉट का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स बाई आई नॉट का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब बताइए वोल्टेज बाई करंट क्या होता है जी? रेजिस्टेंस वाली क्वांटिटी। और सचमुच में प्योर रेजिस्टेंस ही तो है, कैपिटल आर हो गया का स्क्वायर। वोल्टेज बाई करंट ये रेजिस्टेंस की तरह है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को प्रतिघात कहना है, प्रतिघात केवल एक्स लिख देना है ऐसे। अगर कोई आपसे जिद करता है कि भाई आप बताइए ई एक्स क्या है, ज़रा ऊपर चले आइए, ऊपर ये हाँ ये वाली जो लाइन लिखी जिससे कोई रोक ना पाए आपको, ई एक्स क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अब बहुत अच्छा, ई सी माइनस। और इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई आपका कदम रोकना चाहे कि बताइए केवल और केवल यक्स क्या है, क्या जवाब होगा आपका? यक्स सी माइनस यक्स एल। अच्छा मेन हेडिंग भी देखिए, कोई गलत बिल्कुल नहीं लिख रहे आप। मेन हेडिंग में एक्सी बड़ा था तो एक्सी में से एक्सएल को घटाया गया है। मेन हेडिंग का जो सब पार्ट है उपभाग, उसमें ईसी बड़ा था तो ईसी में से ईएल को घटाने पर ई एक्स आता है। सही है कि नहीं? हर जगह सपोर्ट हो रहा है, हर जगह बातें सही लग रही हैं। तीसरा पॉइंट क्या बनता है जी? कलांतर, फेज डिफरेंस निकालना। कलांतर फेज डिफरेंस फाई से प्रदर्शित करते हैं इसको। चलिए कलांतर जरा देखिए। एंगल ज़्यादा पसंद किया जाता है टैन के फार्म में। तो टैन क्या होगा जरा फिगर सर्च करिए, लंब और बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई ये वाला बेस। परपेंडिकुलर जरा देखिए जो हाथ से इशारा कर रहे हैं, ई एक्स है, हाँ, बाई ई आर। ये आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खुद से जान लीजिए। एक फार्मूला तो ये हो गया। अब इसी में ओम के अकॉर्डिंग जरा करंट और वोल्टेज, सॉरी करंट और रेजिस्टेंस, वोल्टेज का रेशियो है, तो इसमें क्या कर दें ओम के नियम से आई इंटू आर वाले पैटर्न पर। आई नॉट इंटू इसका आर तो एक्स है, आई नॉट इसका आर तो आर ही है, बोलिए। यानी tan फाई का एक नया स्वरूप आया एक्स बाई आर, एक्स बाई आर हो गया। नोट हुआ? अभी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू जान ही रहे हैं, एक्स सी माइनस। अगर एक्स सी ना पता हो तो क्या लिखेंगे? 1 बाई ओमेगा सी। एक्स एल ना पता हो तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल लिख देंगे। ओमेगा भी ना पता हो तो ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई एफ रख दीजिए, लीनियर फ्रिक्वेंसी वाला। चलिए, तो सब फार्मूला बड़ा बड़ा लिख करके आपको डराने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इतने में काम चल जाएगा ना। तीसरा, सॉरी अब क्या है? समीकरण। आरोपित वोल्टता का समीकरण। समीकरण किसके लिए लिखा जाता है? तात्कालिक मान के लिए कि शिखर मान के लिए? कोई तात्कालिक मान कह दे या कोई समीकरण कह दे, दोनों बातें सही हैं। क्या लिख दें जी? ई नॉट और बोलिए ओमेगा टी के आगे हम सुनना चाह रहे हैं माइनस फाई। यही जवाब है। हो गया, सर्किट डील हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। तीसरा अंतिम केस, ये केस नंबर 2 है जी। पहला केस तो कल ही देखा गया था, केस नंबर 2 है, सेकंड केस है ना। ये केस सेकंड चल रहा था। अंतिम केस लगे हाथ, उसको भी निपटा लेते हैं हम लोग। यदि एक्सएल और इक्वल टू एक्ससी हो
एक्सएल इक्वल टू, तो क्या हो, एक्सएल और एक्स इक्वल हो तो तब क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए ज़रा, करंट से मल्टीप्लाई कीजिए आई नॉट एक्सएल, राइट हैंड भी वही काम करिए आई नॉट एक्ससी, और आई नॉट इंटू एक्स क्या हो गया, वोल्टेज की तरह है, ई एल हो गया, इधर आपके लिए ई सी हो गया। और ई एल और ई सी का कंपेरिजन करना बहुत ज़रूरी था, उसी के हिसाब से हम लोग क्लियर होते किसका वेक्टर बड़ा किसका वेक्टर छोटा। अब बताइए किसका वेक्टर बड़ा बना है, ई एल का कि ई सी का, दोनों बराबर। तुरंत आ जाए एक कला चित्र पर, फेजर डायग्राम, कला चित्र, फेजर डायग्राम। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धारा दिखाते हैं, शिखर मान आई नॉट, और इसी की दिशा में रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज मिलता है ई आर, उसे हाईलाइट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ ई एल और नीचे की तरफ क्या है भाई, ज़रा नाप जोक करके बनाइएगा, दोनों की लेंथ एकदम सेम होनी चाहिए, और सेम होगा दोनों एक दूसरे को मैनिश कर जाएंगे, एकदम समाप्त, बोलिए एकदम समाप्त कर जाएंगे। बताइए ई एल और ई सी का नेट कितना आया, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया 0। तो बचा क्या, यहाँ पर शिखर मान क्या होगा, वोल्टता का शिखर मान, शिखर मान क्या होगा, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं 0 नहीं, कुछ न कुछ तो होगा। ई नॉट तो केवल वही ई आर होगा, ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, केवल और केवल जो रजिस्टेंस के क्रॉस था वही नेट हो गया। पहले ई आर बचता था और दोनों का रिजल्टेंट ई एक्स होता था, तब दोनों परिणाम लेते थे। अब की बार ई एक्स है ही नहीं, ई एक्स यहाँ पर 0 है। सिंस ई एक्स क्या होता था, कभी ई एल में से ई सी, कभी ई सी में से ई एल, लेकिन आज दोनों इक्वल ही हैं। क्या आया है 0। ई एक्स न होने की वजह से जो भी दमखम है, जो भी पूरे कुल खानदान का नाम रोशन कर रहा है, वो ई आर, केवल ई आर ही बचेगा, वही लिखना है आपको। इधर का मैटर इरेज करते रहे। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट प्रतिबाधा। प्रतिबाधा माने तुल्य प्रतिरोध, प्रतिबाधा खाली प्रतिरोध मत कहा करिए, तुल्य प्रतिरोध कहा करिए। नेट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस, किस लेटर से, कैपिटल जेड से। इम्पीडेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, इम्पीडेंस। लीजिए फिर से ओम के नियम से, जेड आप लिख सकते हैं ई नॉट बाई क्या, आई नॉट, बोले ये सीधे फार्मूला क्या आया था, ई आर बाई आई नॉट हो जाएगी। चलिए ई आर बाई, और जेड की ये वैल्यू क्या है, मिनिमम, क्या है ये, हाँ सही पूछे थे, ये आर भी है, बहुत अच्छा आर है। और ये वैल्यू क्या है, कम से कम है, क्योंकि और में जेड क्या आता था, देख लीजिए एक तो सामने है, अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आता था, और केवल आर होने का मतलब समझते हैं एक्स 0,
और सही बात है, एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाए। तो आर स्क्वायर में कुछ जुड़ जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं जुड़ा है, केवल अंडर रूट में आर स्क्वायर, केवल अंडर रूट में आर स्क्वायर, तभी तो बाहर आर आ रहा है। तो ये जेड की इम्पीडेंस पहले दोनों केस में ज़्यादा आता, पहले दोनों केस में कम आता था, तीसरे केस में कम आ रहा है। सबसे कम इम्पीडेंस तीसरे में आ रहा है। इम्पीडेंस मतलब सर्किट का ओवरऑल, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कम हुआ तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। आपस में से लड्डू बांटिए, नहीं लड्डू है तो गुड़ बांटिए, ऐसे है ना, खुशी की बात है। रेजिस्टेंस कम हुआ तो धारा ज़्यादा मिलेगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और करंट की वैल्यू जब बढ़ जाती है सर्किट में, उस कंडीशन को बोलते हैं अनुनाद। क्या नाम देते हैं? अनुनाद बोलते हैं। लिखिए, इस दशा में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ब्रैकेट में Z न्यूनतम और नतीजा फलस्वरूप परिपथ में धारा क्या हाल होगा? धारा अधिकतम होती है, फुल स्टॉप। और इसी को अनुनाद की दशा कहते हैं। यही वैद्युत परिपथ में अनुनाद की दशा है। अनुनाद की दशा है। अब तुरंत अगला वाला नाम आ जाता है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति क्या होगी? एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। रिजोनेंट, और कोई नाम दे सकते हो तो और बोलिए, एक नाम और इसका, रिजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। रिजोनेंट या रिजोनेटिंग, फिनोमेना का नाम रिजोनेंस है अनुनाद का, और अनुनादी आवृत्ति को रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अनुनादी आवृत्ति निकालने के लिए काम क्या करते हैं? थर्ड केस जहाँ शुरू हुआ है उसी बेस को, पहले वाले स्टेप को पकड़ लेते हैं। अनुनाद होने की जड़ क्या है? बैक होइए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, और पीछे और पीछे, फिर यहाँ से पीछे पीछे चलते जाइए, फिर चलते जाते ये थर्ड केस, यही जड़ है। ये एक्सएल और एक्सी के इक्वल होने से ये कवायद उत्पन्न हुई। समझ पा रहे नहीं? तो ये एक्सएल और बराबर एक्सी कर दीजिए आप। ये लिखिए, अनुनाद की शर्त एक्सएल बराबर एक्ससी से। एक्सएल की जगह क्या रख सकते हैं आप? ओमेगा एल, और इसकी जगह 1 ओमेगा इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ओमेगा स्क्वायर, एल को नीचे शिफ्ट कराइए, 1 केवल ओमेगा लिखना हो क्या लिख देंगे? अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट में नीचे एलसी होगा, 1 अंडर रूट एलसी। और यही आपके लिए अनुनादी आवृत्ति है। लेकिन कौन सी अनुनादी आवृत्ति? कोणीय, एंगुलर, इसी को ओमेगा नॉट से लिख सकते हैं। हम लोगों की जिद है एफ नॉट निकालने की। अनुनादी आवृत्ति रेखी वाली, ओमेगा नॉट को कोणीय आवृत्ति कहते हैं और एफ नॉट को रेखी आवृत्ति कहते हैं।
अब लिखिए सिंस ओमेगा हुआ करता था 2πf, इसी पैटर्न पर अनुवाद के लिए लिख डालिए ओमेगा नॉट इक्वल टू 2πf। हमें एफ नॉट में इंटरेस्ट है तो ले जाइए ओमेगा नॉट में धीरे से 2π से डिवीजन लीजिए। जो ओमेगा नॉट आपने निकाला है उसमें 2π नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, हर में। ये हो गया आपके लिए 1/, और पेज पलटिए मिला लीजिए, एकदम कल वाले फार्मूले से मैच कर रहा है कि नहीं। 1/2π√LC, LC सर्किट हो या LCR सर्किट हो, दोनों के लिए अनुवाद की शर्त क्या है, XL बराबर XC। अनुवादी आवृत्ति क्या है, 1/2π√LC। शर्त भी वही है, अंत में फार्मूला भी वही आ रहा है। इधर मटर हटा दें, इधर हो ना। चलिए ये सर्किट कंप्लीट हो गई पूरी, सातों सर्किट कंप्लीट हुआ। अब कुछ रिलेटेड इसके वक्र हैं, कुछ कर्व हैं, कभी कभार एक नंबर में आ जाते हैं, केवल वक्र बनाना अनुवाद के केस में। देखिए रिलेटेड ग्राफ्स, ध्यान दीजिए। धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच करो, IF करो, धारा और आवृत्ति के बीच। इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर धारा। जब फ्रीक्वेंसी F0 हो जाता है तो उस समय धारा का मान अधिकतम हो जाता है, एकदम अधिकतम। इस डॉटेड लाइन को टच मत कराइएगा। ये करो, डॉटेड लाइन को टच नहीं कराना है। अगर ऐसा वक्र बना है तो ये किसके लिए है, ये है आपका LCR परपथ के लिए। किसके लिए, LCR परिपथ के लिए ये कर्व बना है। दूसरा इसी का एक ठो और कर्व, X एक्सिस के लांग आवृत्ति है, Y एक्सिस के लांग धारा है। ये ओरिजिन है आपका। जब फ्रीक्वेंसी F0 की इक्वल हो जाती है नहीं, रुकिए थोड़ा सा, ये रुकिए, केवल ये LC परिपथ के लिए, LC इंडक्टर और कंडेंसर। धारा F0 पर कितनी हो रही है, ये F0 वाली लाइन को टच ही नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब कहाँ पर टेंड करेगा, अनंत। धारा कितनी हो जाएगी, अनंत। और LCR जब रहता तो उसमें धारा अनंत नहीं होती, क्योंकि जो धारा निकालते हम लोग E0/Z लिखते हैं, तो Z की वैल्यू 0 थोड़ी हुई। इस केस में Z की वैल्यू कम से कम हो गई, मिनिमम। अब कितनी हो गई, जो सर्किट का रेजिस्टेंस था, प्योर रेजिस्टेंस, उसी की इक्वल हुआ है। तो Z ये चीज़ मिनिमम हुआ, मिनिमम होने की वजह से करंट मैक्सिमम हो, लेकिन अनंत नहीं हो। इस ग्राफ को शो करने के लिए
इसके वर्टेक्स एक दूसरे के टच में रहता है ना, ऐसे कैप पहना देते हैं, माने जो मुंह ऊपर खुला था सर पूरा एकदम कवर रहेगा। ये हो गया आपके लिए, देख रहे नहीं। ये एल सी परिपथ रहेगा तो वर्टेक्स कवर नहीं रहेगा, और एल सी आर रहेगा तो कवर रहेगी। इसमें धारा थियोरेटिकली अनंत मिलती है, इसमें फिक्स मिलती है, अनंत नहीं होती, कुछ न कुछ वैल्यू होती, लेकिन हाँ अधिकतम होता है। ये एल सी आर परिपथ है। धारा का आवृत्ति के साथ हो गया परिवर्तन। इसी तरह से प्रतिबाधा का भी आवृत्ति के साथ परिवर्तन दिखा सकते हैं। दूसरा कर जेड एफ कर, जेड का एफ के साथ करो। एक्स एक्सिस की तरफ फ्रीक्वेंसी हाईलाइट कर रहे हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जेड है। जब f इक्वल टू एफ नॉट होगा उस समय z क्या होगा, 0। कर वही उलट देते हैं ऐसे। कौन सा परिपथ है, ELC परिपथ। ELC परिपथ में z की वैल्यू एकदम से 0 हो जाती है। या जो f इक्वल टू एफ नॉट लिखे हैं इसी समय XL इक्वल टू XC भी लिख सकते हैं, इसमें इम्पीडेंस बिल्कुल ही गायब हो जाता है। दूसरा इसका कर्व फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस के लॉन्ग इम्पीडेंस है। ये आपका f इक्वल टू एफ नॉट है, तो ये क्या होगा, इसमें z की वैल्यू 0 नहीं होती है, माने इस एक्सिस फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस को नहीं टच करना है, कम से कम हो जाती है। कम से कम मतलब एक कर्व थोड़ा ऊंचाई पर होता है, बनता वही शेप है। इसमें z कुछ न कुछ बचा रहता है ना, z कितना बचा रहता है LCR में, r मिनिमम हो जाता है। ये आपके लिए LCR पर बना लीजिए। नोट हो गया। याद रखिएगा, अगर धारा और आवृत्ति का कर्व प्लॉट करना है तो ELC परिपथ है तो उसमें धारा को अनुनादी आवृत्ति पर अनंत दिखाना है। अनंत दिखाने क्या उपाय है, उसी डॉटेड लाइन के पैरेलल ले आकर के छोड़ दीजिए, उनका वर्टेक्स आपस में मत मिलाइए। और LCR परिपथ है तो वर्टेक्स भी ऐसे क्लोज कर मिला दीजिए, उनका शिखर भी आपस में जुड़ा रहेगा ना। ELC परिपथ है तो प्रतिबाधा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। प्रतिबाधा और सही पूछी तो ELC परिपथ में z न लिख करके x लिखा गया था, x पूरी तरह से 0 हो गया था LC, और इसमें z की वैल्यू मिनिमम आती। बना लीजिए। तीनों सर्किट से रिलेटेड एक आध प्रॉब्लम हो जाए, एक आध हल्का फुल्का सवाल। आप लोग बात कर रहे हैं बीच बीच, आप बात कर रहे हैं, पढ़ाई मन नहीं लग रहा आपका, ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी बोल रहे हो तुम, बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर सुनिए, सर्किट की डीलिंग में
अब हाँ, ये सातों सभी पार्ट हो गए हैं, पूरी सर्किट समाप्त है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं जिससे सबका काम हो जाए एक साथ। एक क्वेश्चन जिसमें यल, सी और आर तीनों पार्ट मौजूद हों, यल सी आर वाले सब के सब। देखिए, ये यल है, सी है, एंड दिस विद द रजिस्टर आर। और इन तीनों को एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। धारा का समीकरण हम दे रहे हैं, करंट का इक्वेशन I इक्वल टू है 5 sin 100 पाई टी। ये करंट का इक्वेशन जो सोर्स लगाया गया है। इसकी वैल्यू है 1/6 पाई मिली फैरेड और इसकी वैल्यू है 1/5 पाई। वन बाई 5 पाई हेनरी और इसकी वैल्यू है 30 ओम। सबकी वैल्यू दिया गया है। लिखिए, चित्रानुसार श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, आवृत्ति। दूसरा सवाल, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अर्थात क्या नाम? प्रतिबाधा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अर्थात प्रतिबाधा।
कैपिटल जेड। तीसरा, थर्ड, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा एवं विभवांतर में कलांतर। लास्ट, आरोपित विभवांतर का समीकरण। ये 5 सवाल है। विभवांतर समीकरण माने कौन सा मान? तात्कालिक मान चाहिए, स्मॉल ई चाहिए। चलिए देखिए, इसमें पहले 3 सवाल तो आप लगा ही सकते हैं, सब लगा लेंगे आप ही के लिए है, लेकिन हम लगा लगा के दिखा रहे हैं। देखिए शुरुआत कैसे करते हैं। पहला काम, जो समीकरण दिया रहे, समीकरण लेकर उसको कंपेयर करिए, तुलना करिए आप I = I0 sin ओमेगा टी से। यहाँ देखिए दिया है, धारा का समीकरण क्या दिया है जी? I = I0 नहीं, 5 जो दिया है वो लिख रहे हैं, साइन 100 पाई इंटू टी। मानक समीकरण क्या है जिसको हम लोग रटे हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन I = I0 और इंटू साइन। आप कंपेयर करिए समीकरण 1 व 2 से, तुलना करिए। I0 कितना? 5 एम्पियर है। ये कोई जवाब नहीं है आपका, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया कहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी तीसरे सवाल हल करने में। केवल √2 से भाग देना रहेगा। IRMS पूछा गया है, तीसरे में क्या पूछा गया है? IRMS, वर्ग माध्य मूल मान, उसमें काम देगा ये। और बताइए, टी का गुणांक ओमेगा होता है और वहाँ कितना दिख रहा है? 100 पाई। तो करिए, इसको क्या लिख दें ओमेगा की जगह? 2 पाई f = 100 पाई। पाई का कैंसिलेशन हुआ, 2 से भाग कराइए, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ये पहला वाला आंसर आ गया, ये पूछा गया था आप। आप चलिए धीरे धीरे शुरुआत करिए। तुल्य प्रतिरोध अर्थात प्रतिबाधा चाहिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल लगाने के लिए पहले सबको लिख लीजिए। सिंस L है आपके लिए
1/5 पाई हेनरी, विच इम्प्लाइज एक्सएल क्या होगा भाई? जेड के लिए आपको एक्ससी चाहिए, एक्सएल चाहिए और आर चाहिए। आर निकालने के लिए कुछ काम नहीं करना होता, आर दिया जाता है। एल से एक्सएल निकल सकता है और सी की मदद से एक्ससी। लेकिन एक्सएल का फार्मूला तो याद दिलाइए, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा आपने निकाल के बड़ा अच्छा काम किया है, 100 पाई आया था, 100 पाई, और एल आपके लिए 1/5 पाई। तो क्या आ जाएगा? पाई से पाई का कैंसिलेशन, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 20। मात्रक ओम लिखना मत भूलिए। ये कोई आंसर नहीं हुआ, एक बड़े सवाल को सॉल्व करने के लिए बीच का एक स्टेप है ये। अच्छा, सी बताइए, तथा सी कंडेंसर की कैपेसिटी आपके लिए 1/6 पाई, वो भी मिली फैरेड है। मिली का मतलब जानते रहिए आप, मिली का मतलब 10⁻³ लगाएंगे तब जाके आप फैरेड करने लायक होंगे, तब फैरेड आप बोल सकते हैं ठाट से। ये सी हो गया। इसलिए आप प्रतिघात बताइए धारती वाला, एक्स सी क्या लिख सकते हैं आप? ये होता है 1/ओमेगा और इंटू सी। एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा। 1/ओमेगा आपके लिए है 10⁻³ और ऊपर चला जाएगा 6 पाई, और ये हो गया 1/ओमेगा। और सी कितना है? नहीं सॉरी, ये तो सी को पलट दिया। ओमेगा कितना है? 100 पाई। ओमेगा नीचे ही रहे, पाई कैंसिलेशन हुआ, और ये आ जाएगा आपके लिए, इधर देखिए 6 और नीचे 10⁻⁻1 लिख दें। ये 100 में 10⁻2 और ये 10⁻³ है। 1/ओमेगा सी था, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 100 पाई है, और सी की वैल्यू ये निकालें तो इसी के नीचे रखना 10⁻³ पलट जाएगा, 6 पाई ऊपर पहुंच गया। कहिए तो सूझबूझ के साथ इसको 60 लिख दें, 60 ओम आ गया एक्ससी। बोलिए, अतः प्रतिघात न तो प्रेरणिक न तो धारतीय, केवल प्रतिघात माने दोनों का नेट। क्या लिख देंगे? कौन बड़ा है? एक्ससी बड़ा है कि एक्सएल बड़ा है? एक्ससी बड़ा है, 60 आया है, ये तो 20 आया था। तो अंतर लिया जाता है हमेशा। तो एक्ससी माइनस एक्सएल कर दीजिए, 60 - 20 दैट इज 40 ओम। 40 ओम हो गया प्योर एक्स। इसके कंधे पर स्टार मार्क सजाइए, ये और चीज़ों को आसान बना देगा। प्रतिबाधा क्या होता है? प्रतिबाधा का सूत्र पता है आपको? बहुत छोटा सूत्र, किताबों में बहुत बड़ा बड़ा, आपकी कॉपी में सबसे छोटा अच्छा वाला फार्मूला, R² और प्लस कैपिटल X का स्क्वायर, यही होता है जेड। R दिया गया है, सर्किट में पहले ही हाईलाइट किया गया था, 30 ओम है, 30 का स्क्वायर, और X आपने मेहनत से निकाला है 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 30 का, और 40 का स्क्वायर 1600। फिगर हम हटा दे रहे हैं भाई, सर्किट हटा दें, आप नहीं लिख रहे हैं। नोट हुआ? चलिए, तो जेड हो जाएगा आपके लिए अंडर रूट में 900 प्लस 1600। जेड हो जाएगा अंडर रूट में 2500। 25 का रूट, 25 का 5 और 00 का सिंगल 0, 50 ओम आ गया फाइनल आंसर। दूसरा सवाल हो गया,
तीसरा है IRMS। थर्ड प्रॉब्लम, सिंस IRMS ये होता है शिखर मान में कर्णिम 2 से भाग देना पड़ता है। I0/√2, I0 की वैल्यू 5 आई थी, 5/√2 एम्पियर। ये आपके लिए IRMS हो गया। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल आइए, कलांतर चाहिए। कलांतर के लिए बहुत अच्छा वाला स्टैंडर्ड फार्मूला है, tan फाई केवल और केवल x/r होता है। x/r कितना मज़ेदार चीज़ है। x और r पता हो तो करणी में वर्क करके जोड़ दीजिए तो z मिल जाएगा प्रतिबाधा। x और r पता हो तो भाग दे दीजिए x/r तो tan फाई मिल जाएगा। बाकी चीज़ें छोड़िए, खाली छोटी चीज़ पर कंसंट्रेट होइए, x और r कितना कीमती है आपके लिए। चलिए, तो tan फाई आ जाएगा आपके लिए। x आपने 40 निकाला था, r निकाला नहीं था, r दिया था, केवल उठा कर रखना था। tan फाई हो गया आपके लिए 4/3, 0 0 कट गया। या फाई चाहते हैं तो tan इनवर्स लगा दीजिए आप, tan इनवर्स 4/3। 3/4 रहता तो हमको वैल्यू याद थी 37 डिग्री, तो नहीं याद है तो 90 में से घटा दीजिए ना। ये कितने की वैल्यू होती? 53। लास्ट अंतिम बताइए क्या है? अंतिम क्वेश्चन क्या है? पांचवा हम तो मिटा दिए। समीकरण चाहिए विभवांतर का ना, यानी आपको तात्कालिक मान लिखना है इस्माली। पांचवा, तुल्य वोल्टता या तुल्य विभवांतर का समीकरण जो आरोपित किया गया है, सोर्स से लगाया गया है। समीकरण तो यही होता है, E = E0 sin ωt और प्लस फाई की माइनस फाई। क्यों माइनस? क्योंकि XC बड़ा है। ऐसे लॉजिकली आपको काम करना है। अब सवाल लगाने में देखिए कितना दिमाग को जोर बढ़ता है। थ्योरी आप सीखते गए, अच्छा लगा, आसान लगा। सवाल में उसी चीज़ का एप्लीकेशन है। पढ़े थे 3 केस, अब सवाल में कितना केस आएगा? केवल एक ठो। जब एक सवाल बन ही गया, अंक निर्धारित कर ही दिए, तो तीनों केस नहीं, कोई ना कोई एक ही केस आएगा ना। तो इसमें से देखिए कौन सा केस है। हमने XL निकाला है 20 ओम है, XC निकाला 60 ओम। कौन बड़ा हुआ? XC, यानी सेकंड केस की तरह एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं? बस। अब सेकंड केस वाले में XC जब बड़ा रहता है तो EC भी बड़ा होगा, यानी वेक्टर नीचे की तरफ बड़ा होगा। पूरा चित्र नीचे बनेगा तो फाई माइनस होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं नहीं? चलिए, ये तो ठीक है, फाई आपने निकाल लिया है फाई, लेकिन E0 तो भी मामला फंसा हुआ है। पहले तुल्य वोल्टता तो निकालिए। सिंस नेट वोल्टता का जो पीक वैल्यू शिखर मान वो बताइए, तो ओम के नियम से I और इंटू R, V = I × R चलेगा। I0 5 है, Z आपके लिए 50 है। कितना आ गया? 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। समीकरण होता क्या है? समीकरण होता है E0 sin ωt माइनस फाई। और माइनस फाई कैसे दिमाग काम किया? क्योंकि XC बड़ा है निकालने पर। केवल C बड़ा है, केवल L बड़ा, उससे नहीं। XC और XL निकालने के बाद तब आपको कंपैरिजन करना है, तब उसके हिसाब से काम करना है। वैल्यू रख दीजिए E = 250 साइन ωt आपके लिए बिल्कुल वही 100πt ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स 4/3। ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आंसर है। अल्टरनेटिंग करंट का ये टॉपिक समाप्त हुआ। एक छोटी सेटिंग इसमें और है, पावर, शक्ति।
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कितनी शक्ति कंज्यूम होती है? पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में कितनी शक्ति का ह्रास होता है, कितनी शक्ति का लॉस होता है? अंतिम हेडिंग डालिए इस लेसन की। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति या शक्ति का क्षय पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस इन एसीसी, पावर का फार्मूला धारा का समीकरण दिया जाए तो विभवांतर का समीकरण आप लिख लेते हैं। धारा का समीकरण अगर ऐसे दिया जाए आई नॉट साइन ओमेगा टी, विभवांतर समीकरण क्या होगा? अब देखिए कई नोटेशन थे विभवांतर के लिए, रेजिस्टेंस के सिरों पर और धारिता के सिरों पर और इंडक्टर जो प्रेरकत्व होता है उसके सिरों पर, तो इसलिए वहाँ V नहीं लिखा गया, वहाँ पर E लिखते थे। जैसे रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या लिखेंगे आप विभवांतर? VR, तो इसके शिखर मान को किस लेटर से लिखेंगे? फंस जाता मामला। स्मॉल लेटर V नहीं लिखा है, तो स्मॉल लेटर V वेलोसिटी के लिए होता है, E में स्मॉल कैपिटल दोनों चलता था, तो इसलिए ER EC EL लिखा गया था। समझ गए कि नहीं? तो वही विभवांतर जैसे अब लिखा जा रहा है, कोई एक सर्किट हो उसके लिए विभवांतर समीकरण क्या होगा? इस पैटर्न पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या -5 भी हो सकता, कलांतर कुछ आगे भी हो सकता, पीछे भी। अब हम पूछ रहे हैं, जरा बताइए क्या होगा? प्योर रजिस्टर है, केवल रजिस्टर है, बोलिए फाई क्या हो जाएगा? 0 है कि नहीं? प्योर इंडक्टर है, बोलिए फाई क्या हो जाएगा? π/2 प्लस की माइनस? प्योर कंडेंसर है तो बताइए -π/2। अब मान लीजिए LCR तीनों परिपथ है, तब बताइए, तब +5 भी हो सकता, π/2 नहीं बोलेंगे, +5 या -5। क्लियर करिए, +5 कब होगा? जब XL ग्रेटर दैन XC हो। -5 कब होगा? जब XC ग्रेटर दैन XL हो। अब पूरा सर्किट पढ़ लिए, पूरा निचोड़ निकल गया, है कि नहीं? इसमें Z क्या होता है? Z सबके लिए, कोई सर्किट हो हमेशा और हमेशा R² + X²। कोई कहे प्योर रजिस्टर है तो X है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए, Z आ रही है, बोलिए। कोई कहे LC सर्किट है या LR सर्किट है, L और R की, तो L और R की तो R² प्लस यहाँ पर L है तो XL²। कोई कहे RC सर्किट है तो R² प्लस XC²। कोई कहे LCR दोनों है तो X ही लिखिए, लेकिन X बाद में बता दीजिए, वेयर X क्या है? XL और XC में से जो बड़ा हो उसमें छोटा वाला घटाने पे आएगा। समझ गया कि नहीं? सर्किट 7, लेकिन कंपैक्ट रिजल्ट उसका एक ही समझा दे रहे हैं। ये Z निकालने का फार्मूला हो गया, तुल्य प्रतिरोध या प्रतिबाधा, है ना? अब कोई कहे नहीं केवल LC सर्किट है, कोई बात नहीं, तब उसमें R नहीं है तो Z क्या हो जाएगा? केवल और केवल X हो जाएगा। X की वैल्यू ऐसे निकालेंगे आप, समझ गए? और tan फाई क्या होता है? कलांतर। कलांतर केवल और केवल X/R होता है। LR सर्किट है तो XL/R।
सी आर सर्किट है तो एक्स सी बाई आर, और एल सी आर है तो केवल एक्स बाई आर, वेयर एक्स इक्वल टू दिस, है कि नहीं? अच्छा, कोई कहे प्योर रजिस्टर है तो तब एक्स है ही नहीं, तब कितना? 0, और 0 tan फाई की वैल्यू 0 माने फाई भी, और फाई 0 का मतलब जिधर आई नॉट है उधर ई आर भी रहेगा, समान कला में होता है। ये सब चीज़ें मैथमेटिकली भी एनालिसिस हो जा रही हैं, वेरिफिकेशन फिर से एक बार हो जा रहा है, फिर से चेकिंग हो जा रही बातों की, समझ गए? सही है जी। देखो इसमें दिख रहा है कि नहीं? ठीक, पैर मत छूना, हाथ पैर हटा लो, पैर हटाओ, पैर हटाओ, मुँह मत दबाओ, हाँ फिर देखो, हाँ ठीक। ये हेडिंग पढ़ी? देखो अब करंट का इक्वेशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखिए। माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का धारा एवं विभवांतर के समीकरण निम्नलिखित है। मान ले रहे हैं इसे, आई को प्योर फॉर्म में आई नॉट साइन, और वोल्टेज को कुछ फेज डिफरेंस घटा बढ़ा दे रहे हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, चलिए फाई बोल दे रहे हैं। अच्छा, प्लस फाई से भी सारे काम हो सकते हैं, जैसे कहा जाए प्योर रियल है तो ये फाई को पाई बाई 2, सी वाला सर्किट है तो कह दिए माइनस पाई बाई 2, इसी माइनस आ जाएगा, उसमें क्या है कि नहीं? डीसी परिपथ में शक्ति कैसे निकाली जाती थी? V और इंटू आई करके, विभवांतर और धारा का गुणा करके, तो वैसे आज भी निकाली। परिपथ की शक्ति या परिपथ में व्यय शक्ति, परिपथ में परिपथ की भी लिख सकते हैं, जो शक्ति रहेगी उतने ही लॉस होगा। P इक्वल टू क्या लिखें जी? वी आई, जरा गुणा करिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप सेट करिए जरा, वी नॉट इंटू आई नॉट कर दें एक तरफ, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले पर ओपन करिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस कास ओमेगा टी और इंटू साइन, ये बड़े से ब्रैकेट में लगाइएगा, और बाहर क्या? साइन ओमेगा टी। आई नॉट को पहले लिख लिए हैं, वी नॉट आई नॉट एक तरफ है, इसी प्रसार कर दिए, बॉक्स में लिखिए, इसका विस्तार कर दिया हमने साइन ए प्लस बी वाले पैटर्न पर। हो गया। साइन का जरा एंट्री कराइए, मल्टीप्लिकेशन, वी नॉट आई नॉट, साइन की एंट्री कराएंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास ऑफ फाई प्लस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी और इंटू साइन ऑफ फाई। बोलिए, हे यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 से गुणा कर दिया जाए और 2 से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं, तो साइन 2 ओमेगा टी बोल दीजिए, लेकिन 2 नीचे दिखेगा। अगले स्टेप में क्या प्लानिंग है? साइन ओमेगा टी कास ओमेगा 2 की जगह
ओमेगा टी की जगह क्या लिखने वाले हैं, साइन 2 ओमेगा टी और पूरे के बटे 2, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तभी लिख पाएंगे आप। ये हम लोगों का अगला वाला प्लान है। ये हो जाएगा आपके लिए P इक्वल्स टू V0 I0 और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास ऑफ फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई और पूरे के बटे 2। दिस बी द इक्वेशन नंबर 3। ये पावर का सूत्र हो गया। इसको कहते हैं तात्कालिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि इसमें टाइम रखेंगे उसी के हिसाब से घड़ी घड़ी पे बदलता रहेगा, समय के हिसाब से ये वेरी करता रहेगा। ये तात्कालिक शक्ति है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर थोड़ा इंटरेस्टलेस है। जो आपके बोर्ड में रिजल्ट पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, वो औसत शक्ति की डिमांड करता है, एवरेज पावर चाहता है। और एवरेज पावर निकालने के लिए औसत के लिए कुछ बातें हम बता दें। औसत शब्द कहाँ सूट करता है, कहाँ अच्छा लगता है, जहाँ चीज़ों में बदलाव हो, वेरिएशन हो। जैसे आपके बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एकदम फिक्स है, उसका एक्सीलेटर वेल्डिंग करा लिए, जाम करा लिए, तब वहाँ औसत नहीं कहा जाएगा। औसत तब कहा जाएगा जैसे यहाँ से जौनपुर जाते समय आप 60 की स्पीड में गए, लेकिन आगे कुछ गाय बैल भैंस बकरी रास्ता क्रॉस कर रहे थे रोड, तो आप जीवन अनमोल है ये मन में सोच करके ब्रेक लगा लिया, स्पीड कम हो गई। फिर आगे खुला रास्ता मिला, फिर ऐसे 70-80 की रफ्तार बढ़ा लिए, फिर 40 की रफ्तार। फिर पब्लिक ऐसे मार्केट प्लेस आ गया बाज़ार, तो उसमें थोड़ा ब्रेक पैर रख लिए, थोड़ा सा कभी कभार तो एकदम रुक जाते हैं, है कि नहीं। क्रॉसिंग वॉसिंग पड़ेगा, ट्रेन जा रही थी, ट्रेन का रास्ता नहीं काट के आप जाएंगे, आप सभ्य आदमी हैं, ट्रेन को पहले जाने देंगे, है ना। तो इन सब सिचुएशन में आपकी स्पीड वेरी कर रही है, तो वहाँ पर औसत पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एवरेज टर्मिनोलॉजी सूटेड फॉर वेरिएबल फंक्शन। देहाती में औसत शब्द केवल कहाँ और कहाँ उपयोग में आता है, जहाँ पर चीज़ों में बदलाव हो, परिवर्तन। परिवर्तन कौन कर सकता है, परिवर्तनशील। देखिए भाई, समय है, समय किसी के बांधे नहीं बदता। जहाँ टी रहेगा टाइम, वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जैसे दूरी है, पोजीशन यक्स, समझ पा रहे नहीं। तो इसमें बताइए, पोजीशन यक्स वाला तो नहीं टर्म है, लेकिन टी वाला टर्म है कि नहीं। परिवर्तनशील कौन है, कास फाई है कि साइन ओमेगा टी है, साइन फाई है कि साइन 2 ओमेगा टी है, बस टाइम जहाँ लगा रहे। तो परिवर्तनशील का ही औसत निकाला जाता है। और एक मोटी बात तुरंत सीख लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। और नहीं सीखेंगे तो कठिन वाला प्रोसेस तब आपको बताएंगे हम। और कठिन वाला प्रोसेस करीब आधा पेज, कम से कम 8 से 10 लाइन चाहिए उसको डेरिवेशन के लिए, और तगड़ा इंटीग्रल होता है। ये देखिए, साइन का औसत मान कितना होता है, साइन थीटा का औसत मान चित्र से समझाएं। साइन का यही कर्व है, एक चक्कर वाला, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ एक चक्कर माने 0 से 2 पाई तक। पूरा औसत मान कितना आ जाएगा, 0। कट गया, कट गया कि नहीं। और औसत मान लिखने का तरीका है ऐसे नए स्टाइलिश वाला ब्रैकेट। इसका मतलब साइन थीटा का औसत मान कितना आता है जी, 0। लेकिन कोई कहे साइन स्क्वायर का, तो जब स्क्वायर कर देंगे जो नेगेटिव पोर्शन है तो वह ऊपर चला जाएगा, तब उसका औसत मान 0 नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर का औसत मान होता है आधा। साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान आधा होता है, याद रहेगा। साइन थीटा का औसत मान 0, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान हमेशा याद रखिए, कहीं रट तो नहीं रहे, उसकी चेकिंग कर लें। आइए इधर बताइए, साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत मान बताइए। बहुत अच्छा। अगला देखिए, साइन
3x माइनस 4 पाई प्लस ओमेगा टी, इसका औसत मान बताइए। आपको केवल पावर चेक करना है। साइन की पावर सिंगल रहेगा तो औसत मान 0, साइन की पावर डबल रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो हाफ। अच्छा, यही सेम सिचुएशन कास के साथ भी होता है। कास थीटा का औसत मान पूरे चक्र के लिए 0, लेकिन कास स्क्वायर थीटा का औसत मान पूरे चक्र के लिए आधा 1/2 होता है। याद रहेगा। चलिए, तो अब हम, अच्छा कैसे, अगर कोई चाहता है कैसे आता है तो ग्राफ से न समझ में आए तो मैथमेटिक्स भरोसा कीजिए। औसत निकालने की एक टेक्निक हमने बताया था। जैसे औसत धारा निकलवा रहे थे, आरएमएस धारा निकलवा रहे थे, उसमें इंटीग्रेशन वाला फार्मूला बताए थे। औसत जैसे साइन के चाहिए, साइन का औसत मान, क्या कर दें, जबरदस्ती साइन की इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट आपने क्या लगा दिया, डी थीटा, उसी से पश्चाताप करिए डी थीटा। और पूरे चक्र के लिए 0 पाई, पूरे चक्र के लिए 0 निकाल लीजिए। मैथमेटिक्स भरोसा तो वही निकाल लीजिए, फिर दोबारा मत कहिएगा हमसे। बोलिए साइन की इंटीग्रल लिमिट आप 0 से 2 पाई, और इधर डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा, और लिमिट रख के जब खाली आएंगे तो केवल और केवल नीचे 2 पाई आएगा। आ जाएगा कि नहीं। अब जरा देखिए, इधर देखिए 1/2 पाई साफ साफ बाहर लिख ले रहे हैं, माइनस साइन भी लिख ले रहे हैं। बताइए कास अपर लिमिट कितना, लोअर लिमिट कास 0, कास 0 को वैल्यू जानते हैं, एकदम वही 2 पाई की भी होती है। तो 1 - 1 बाहर इंतजार करता रहे, कोई मतलब नहीं। तो साइन का औसत मान कितना, 0। ऐसे कास का भी 0 दिखा लेंगे। साइन स्क्वायर का कितना होता है जी, प्रूफ कर सकते हैं, अब निकाल लेंगे ना। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का औसत मान, साइन स्क्वायर थीटा का, हाँ इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर और बाई लिमिट कहाँ से कहाँ, पूरा चक्कर मतलब 0 से 2 पाई। अब साइन स्क्वायर की इंटीग्रल करना है तो 1 - cos 2 θ/2 लिख दीजिए, है कि नहीं। cos 2 θ वाले का भी 0, वही 1/2 वाला ही बचा रहेगा। समझ गए, मन निकाल भी लीजिए, और प्रेम से अगर मान लेते हैं तो थोड़ा आप भी मजे में रहेंगे, कई लाइन की बचत हो जाएगी। फिर से एक बार हो जाए, साइन और कास की एवरेज वैल्यू क्या आती है, साइन स्क्वायर या फिर कास स्क्वायर की औसत मान क्या आता है। औसत कहाँ लगाना चाहिए, कांस्टेंट में एक वेरिएबल में। नीचे लिखिए, समीकरण 3 शक्ति के तात्कालिक मान का सूत्र है। शक्ति का औसत या माध्य कहते हैं, औसत मान, औसत मान P, और कई लिखने का तरीका है। P के ऊपर ऐसे लाइन ड्रा करिए, P बार, P के नीचे AB लगा दीजिए, एवरेज या स्टाइलिश वाला ये ब्रैकेट, सब नोटेशन ही तो है, समझ रहे हैं। अब ये नोटेशन कहाँ लगाना उचित है, इधर राइट हैंड में लगाते चलिए। तो राइट हैंड बताइए, V0 तो शिखर मान है, फिक्स वैल्यू, I0 तो शिखर मान है, फिक्स वैल्यू। इसमें किस में लगाएं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में लगाएं, लगा दीजिए। कास फाई में लगाएं कि न लगाएं, न लगाएं, क्योंकि फाई कलांतर है, ये फिक्स है। प्लस जहाँ टाइम वाला टर्म रहे, साइन 2 ओमेगा टी, ये इसको बोलते हैं, सही नाम इसका है, इस ब्रैकेट का नाम है, थोड़ा अंग्रेजी में नाम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ब्रैकेट। क्या नाम है, औसत मानी कोष्ठक है ये, औसत मानी कोष्ठक, औसत मान सूचित करने के लिए आता है। चलिए, और इनटू साइन ऑफ फाई होल बाई 2 या 1/2 पहले लिख लीजिए। आप बताइए बहुत ख्याल से, क्या होगा औसत मान, क्या होगा औसत मान। और जब 0 होगा तो पूरा पार्ट ही समाप्त की नहीं, इसका औसत मान ऐसे लिख दीजिए स्टाइल से। क्या आ गया, P बार
वी नॉट आई नॉट और ब्रैकेट में क्या बचा जी 1/2 cos फाई और प्लस आगे कुछ है नहीं, आगे एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं। एक क्या आ गया जी P बार। हम तो कुछ स्टाइल्स लिखना चाह रहे हैं, मदद करिएगा। ऐसे लिख दें, बोलिए, तब ऐसे भी लिखिए ना, तब तो फायदा मिलेगा। और इंटू cos अब किसी आते जाते गांव वाले आदमी से पूछे V0/√2, ये रूट मीन स्क्वायर है वैल्यू वोल्टेज का VRMS, इसको क्या लिखें IRMS। और ये cos फाई जो कहते हो, ये हो गया औसत मान। ये बोर्ड का रिजल्ट है, बहुत चुनिंदा यही पूछा जाता है। दिस बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब जरा कंपेयर करिए, शक्ति का फार्मूला पहले क्या सीखते थे? क्लास 10th में बहुत छोटा सा फार्मूला सीखा गया था, वोल्टेज इंटू धारा V इंटू आई। 12th में भी तो शुरुआत वाले DC वाले चैप्टर में सीखे गए थे V इंटू आई, यही तो सीखा गया था। लेकिन यहाँ क्या है, वोल्टेज और धारा के साथ साथ और क्या क्या पार्ट आ रहा है? वोल्टेज और धारा के साथ आ रहा है आपका कौन सा फैक्टर? कास वाला। कास वाला टर्म भी आ रहा है कि नहीं? चलिए, और इसी cos फाई जो एक्स्ट्रा टर्म आया है, ये शक्ति का फार्मूला लिखने में गुणा हुआ है। शक्ति फार्मूला लिखने में cos फाई गुणा है ना, इसका नाम है वही पड़ जाता है, शक्ति गुणांक कह देते हैं। क्या नाम है इसका? पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। कौन सी डिवाइस अच्छी होगी, थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, जिसका शक्ति गुणांक कम हो कि ज़्यादा? कम। कम रहेगा तो कम से गुणा करेंगे, शक्ति भी कम खाएगा ना, पावर क्लास कम कराएगा। अब कोई पूछे शक्ति गुणांक कम कब होगा? जब फाई का मान बढ़े कि घटे? बढ़े। 90 को हो भी नहीं करती है कि नहीं, और 0 को पूरा पूरा 1 हो जाता है। सबसे ज़्यादा शक्ति का ह्रास, शक्ति का नुकसान किस में होता है? प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में। सबसे कम नुकसान किस में होता है? प्योर इंडक्टर वाले सर्किट जिसमें कॉइल लगी हो। सबसे कम शक्ति का लॉस प्योर कंडेंसर वाले सर्किट में, या ELC सर्किट दोनों हो जाए। इसीलिए रेडियो की जो सर्किट होती है वो ELC सर्किट होती है, उसमें कॉइल लगे होते हैं और कंडेंसर बड़े बड़े लगे होते हैं। इसीलिए रेडियो में पावर का लॉस बहुत कम होता है। प्योर EL या प्योर C वाले सर्किट के लिए फाई कितना? 90, और cos 90 की वैल्यू 0, और 0 होगा तो शक्ति क्लास नहीं होगा। लेकिन शक्ति क्लास होता है भाई, 10 दिन 15 दिन बाद सेल बदलना पड़ता है रेडियो में, कुछ न कुछ तो नुकसान हो रहा है, तभी धीरे धीरे ख़त्म हो गई सेल। तो इसका मतलब ELC सर्किट प्योरली बनाना मुश्किल है। अगर केवल इंडक्टर और कंडेंसर वाली सर्किट बनना संभव हो जाए तो उस सर्किट में शक्ति क्लास होता ही नहीं, कभी नहीं होगा। ज़रा सा भी मीटर की रीडिंग नहीं भागेगी, बिजली बिल नहीं बढ़ेगा। लेकिन समस्या इस बात की है, प्योर ELC सर्किट बनाना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। कारण जो कनेक्टिंग लीड्स होंगे, जो तार आप जोड़ेंगे, कॉइल को और कंडेंसर को जोड़ने के लिए जो तार इस्तेमाल करेंगे, उन तारों में भी तो कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का क्या फार्मूला होता है? रो इंटू L/A। लंबाई I प्रतिरोध आया। जो भी कापर का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम का तार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबका अपना अपना विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और लंबाई है, मोटाई है, तो प्रतिरोध पक्का होगा, 0 होने कोई सवाल ही नहीं। तो यानी न चाहते हुए भी ELCR सर्किट तैयार हो जाती है। ELC हम लोग कह के खरीदते हैं, लेकिन ELC कहाँ मिलता है? कौन सर्किट बनती है? LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस तो R तो होगा ही होगा। अगर अनुनाद वाली कंडीशन हो जाए तभी तो रहता है
100% जीरो नहीं हो सकता है, यानी उसमें करंट फ्लो करेगी। चलिए फिर से, पावर के फार्मूले में कास फाई का नाम क्या है? शक्ति गुणांक। क्या नाम है? ये लिख लीजिए, जहां कास फाई क्या है, इसका नाम क्या है जी? शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर बोलते हैं इसको। एक छोटी शेडिंग ही डालिए, शक्ति पावर फैक्टर का नोटेशन। पावर फैक्टर कोई शार्ट नोटेशन नहीं, इतना बड़ा नोटेशन है कास फाई। ये शार्ट में अगर लिखना चाहे आपका मन ही है तो पीएफ लिख दीजिए। जैसे पंखा है तो इस पर एक पट्टी लगी होगी, एल्युमिनियम की पत्ती, इसी पे रिपीट किया जाता है और उस पर लिखा जाता है 220 वोल्ट 50 वाट, हैवेल्स पंखा चले सालों साल, है ना। उस पर अपना लिखा रहता है, ब्रांड ऐसे लिखा रहता है कौन सा पंखा है, कितने वाट, कितने फ्रिक्वेंसी के लिए बना गया है, और पतला पतला उसमें पीएफ भी लिखा जाता है। पीएफ माने पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अगर 0.1 है तो बड़े खुशी की बात है। पावर फैक्टर अगर 0.1 है तो बहुत खुशी की बात है भाई, ये बहुत कम शक्ति देगा। पावर फैक्टर अगर पीएफ, पावर फैक्टर की वैल्यू 0.6 है तब भी ठीक है, ठाक है, कम पावर खाएगा। पावर फैक्टर अगर 1 हो गया तो बहुत शक्ति का लॉस करेगा। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 और मिनिमम वैल्यू 0। फिलहाल तांबे की तार की कुंडली लपेटी गई है, यल वाला सर्किट इसके अंदर तैयार हुआ है, तो इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत कम होती है, 0.3 0.4 के आसपास होती है। जितना पावर फैक्टर कम होगा वो डिवाइस हम लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल, लाभदायक होगी। बिजली का बिल उतना कम आएगा, कम कंज्यूम करेगा पावर को। समझ गया कि नहीं? खास करके इन सब छोटी डिवाइसों पर तो नहीं, लेकिन जैसे समरसेबल पंप है, बड़ा वाला समरसेबल पंप, टुल्लू पंप, जेट पंप है, 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के, वो अगर कभी खुला रहे तो उस पर एल्युमिनियम की एक स्ट्रिप चिपकाई रहेगी, रिपीट किया रहे, उस पर लिखा रहता है, उस पर पावर फैक्टर बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए पावर फैक्टर कितना है, 0.3 0.5 से लगभग कम ही होता है। कम है तो बहुत अच्छी बात है, पावर का कंजम्पशन कम करेगा, है ना। पावर फैक्टर ज़रा देखिए, अगर टुल्लू वगैरह खुले में लगा हो तो उस पर देख लीजिए, उस पर जो जस्ते वाले चद्दर चिपकाया रहता है, रिपीट किया जाए तो उस पर लिखा रहता है पीएफ करके। पीएफ माने पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू किस में दी जाएगी? दशमलव में। अधिकतम मान कितना? 1 होता है, 1 से कम ही होगा तो डिवाइस अच्छी है। समझ पा रहे नहीं? चलिए, पावर फैक्टर हम बता रहे हैं क्या है, कास फाई तो नोटेशन है, निकालने का तरीका क्या है हम सिखा रहे हैं। ये देखिए, पावर फैक्टर होता है, अभी हमारी बातों में विश्वास नहीं रहेगा तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे। पावर फैक्टर होता है सर्किट का रेजिस्टेंस और बाई सर्किट का ओवरऑल या नेट रेजिस्टेंस। ओवरऑल जब नेट कहते हैं तो इसका मतलब जेड हो जाता है, इम्पीडेंस। क्या कहेंगे परिभाषा में? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा के अनुपात को, प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा के अनुपात को उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। लिख लिया जाए? याद हुआ फार्मूला? कास फाई इक्वल टू आर बाई, यही है। लिखिए, किसी परिपथ में लगे हुए शुद्ध प्रतिरोध एवं शुद्ध प्रतिरोध माने प्योर आर। प्रतिरोध तो सबके अंदर गुण होता है, लेकिन प्योर एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस, जैसे बोलना है तो ऐसे कह दीजिए, शुद्ध प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध के अनुपात को। कुल प्रतिरोध माने प्रतिबाधा,
किसी परिपथ में लगे हुए शुद्ध प्रतिरोध एवं परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध भी कह सकते हैं। प्रतिबाधा के अनुपात को उस परिपथ का क्या बोलते हैं जी? शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी कास फाई क्या हो गया जी? आर बाई जेड। प्रूफ देखिए, हम जानते हैं, पुरानी जानकारी शेयर करिए। कलांतर का फार्मूला पता है आपको? कलांतर का tan फाई का क्या होता है? tan फाई, बस इसी को उठा लीजिए। tan से रिलेटेड कौन सा अगला वाला फलन है? सेक है। 1 + tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं आप। और सेक को उल्टा क्या है? पहुंच जाएंगे, उम्मीद है, ऐसे ही प्रयास करना है। और लोग चित्र बनाते हैं, त्रिकोणमिति से फिगर हुआ बनाते हैं। आप बिना फिगर के सीधे सीधे सटीक एकदम जवाब दीजिए। खाली मन में एक तो फार्मूला याद होना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना? यही वैल्यू याद रहनी चाहिए मन में। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों पक्षों को वर्क करिए, विच इम्प्लाइज tan स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दीजिए, एक एक ऐसे ही जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए 4, 5, 10, 10, 20, 20 जोड़ सकते हैं, लेकिन एक का ही जोड़िएगा, एक एक जोड़ दीजिए। 1 + tan स्क्वायर, इधर 1 + x स्क्वायर बाई ये क्या हो गया? हाँ, ये देखिए कितने जल्दी से तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया आपके लिए सेक स्क्वायर फाई। राइट हैंड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर चलेगा? अरे भाई एक जुड़ रहा है तो इसका गुणा कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सेक स्क्वायर फाई को और क्या लिख दें? ऐसा ही लिखिए। अगर याद हो तब बताइएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दें? हाँ, जेड स्क्वायर। अरे जेड अंडर रूट में होता था कि नहीं? ऐसे अब खुले मार्केट में आ गए तो जेड की स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया आपके लिए जेड स्क्वायर बाई आर का रिजल्ट। दिख रहा है हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। अब क्या किया जाए? वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लिया जाए, वर्गमूल लेंगे तो सेक फाई हो जाएगा, इधर जेड बाई विच इम्प्लाइज, पलट दीजिए 1 सेक लिख दिया जाए, इधर आर बाई। अब 1 सेक को क्या कर सकते हैं? कास फाई आर बाई जेड हो गया। दिस विद द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आवश्यक परिणाम है। नोट करिए। लगातार आप लोग देख रहे हैं कितनी देर से पढ़ रहे हैं और समय जैसे पता ही नहीं लग रहा है। यही है, खूब मन से पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। अब वास्तव में जैसे हम लोग मन ही मन सोच रहे होंगे अभी ठंडी लग रही है, अभी धीरे धीरे मान लीजिए 11 बज रहा है, 12-1 बजे तक हल्का हल्का उमस होने लगेगा। उमस हुआ नहीं हुआ इसका मतलब 1 भी लगभग नहीं बजा होगा। हम लोग तो अंदाज़ा कहाँ घड़ी उड़ी देखते हैं, हम लोग अंदाज़ा ऐसे ही लगाते हैं दोपहरिया हो गया, लगभग 12 बज रहा हो।
ठंडी की रात में, ठंडी वाली रात में जैसे कभी कभार भोजन वोजन करने में लेट हो जाता था। जब हम लोग छोटे थे तब, और उस समय कभी कभार जैसे गुरुजी फेयर चेक करने वाले हैं, फेयर तब एक ही दिन पूरा लिखा जाता था, रोज रोज नहीं, एक दिन में, एक दिन पूरा रात में जगना है, रोज की नींद नहीं खराब करना है, एक दिन ना, 1 बजे 12 बजे 2 बजे जब तक न पूरा हो, पूरा लिख देते थे। फिर बाद में ये याद आता था कि गुरुजी हर पेज तो चेक करते नहीं, ऐसा करते 2-2 पेज गैप करके चेक लिखते हैं। 8-10 पेज जब चेक कराना होता था तो उसमें 1-2 पेज गैप। लेकिन गुरुजी इतने चालाक थे कि हेडिंग वाइज पकड़ते थे, है ना, हेडिंग पकड़ लेते थे। जैसे रुधिर का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, ये हेडिंग कहाँ है, कहाँ लिखे हैं, तो खोल के दिखाना पड़ता था बच्चों को। अब पता लगा संजोग से वो हेडिंग है। हम लोग कैसे पता कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, खाली उस समय एक धुन रहता था, लिखना जरूरी है ना। हेडिंग वोडिंग कोई मतलब नहीं है कौन सी हेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लिखने में कभी कभार लेट हो जाता था तो माता जी कहती थी अब खाना खाए ले, अब लेट हो तब 9 बजत होए, तो अपना लिखते रहते थे। हम कहे हाँ 9 बजत। फिर कहती थी कि ऐसे बहुत चालाकी से, फिर कहती थी नहीं 9 बजत होए, यही साइड 10 से कम न हुए। कहाँ से 9 तो कब बज रहा है। तब फिर कहते हूँ करके फिर अपना चालू, फिर कहे नहीं 10 बजत हो, अरे बहुत देर हुई, हमें सब खाना खाए, कौड़ा जलत रहा, कौड़ा बुझ के 10 ना कम से कम 11 बजत हुए। फिर से हम कहे माने 1 मिनट के अंतर पर 9 भी बजा, 1 मिनट के अंतर पर 10 हो, 1 मिनट नहीं 11। तब आती थी जैसे पास में, तब धीरे से ऐसे सर में जब एक लगता था तब दिमाग काम करता था, नहीं कई बज रहा है ना। कभी कभार बहुत लेट हो जाता। अब कभी कभार जैसे रेगुलर डे में, उस दिन तो बड़ा सीरियस पढ़ाई होती, जिस दिन अगले दिन जिस दिन नोट चेकिंग होता था, और रेगुलर डे वाले में कभी कभार पकड़ लिए जाते थे पढ़ते समय। रेगुलर डे में पहले पढ़ाई लालटेन से होती थी, है ना, लालटेन रख करके, लालटेन जैसे जल रहा है तो पढ़ाई हो रही होगी, है कि नहीं। ऐसे गार्जियन लोग समझते थे। और घर के गार्जियन भी बच्चों को तो जानते हैं कहाँ कहाँ फाल्ट करते हैं, वो तो खिलाए पिलाए हैं, छोटे से एकदम बड़ा किए हुए हैं, है कि नहीं, तो समझते हैं कहाँ कहाँ फाल्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ कितना दिमाग लगा सकता है। कभी कभार ऐसे सोते सोते ऐसे लेट कर पढ़ते थे, ऐसे तकिया ऐसे सर लगा करके ऐसे आगे लगा करके ऐसे लेट कर पढ़ रहे हैं, उसी में झपकी लग गई, सो गए तो कोई पता ही नहीं, किताबें उसी में मुँह है और डीप स्टडी चल रही उसी में। फिर उसके बाद जब बुलाया जाता था करे पढ़ रहे हो, तो तुरंत हाँ पढ़ रहे हैं, लालटेन सामने थी। अच्छा, समस्या तब हो जाती थी जैसे लकड़ी उकड़ी लेने के चक्कर में कभी कभार आई और हम नींद में हैं, झटके से धीरे से लालटेन लेके चली गई लकड़ी उकड़ी लेने, और लालटेन हमारे पास नहीं रखी, ले गई वहाँ दरवाजे में कहीं रख दी। फिर पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं कि पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं, और लालटेन थी ही नहीं। तब पकड़ में आया, तब सारी गलती धोखा हो जाता था। ये पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया। नोट हुआ ये? एक छोटी शेडिंग डालिएगा। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, या इसको कभी कभार शक्तिहीन धारा भी कह देते हैं। धारा तो बह रही है लेकिन शक्ति का लाश नहीं हो रहा, शक्ति बिल्कुल कंज्यूम नहीं हो रही, शक्ति का उपभोग नहीं हो रहा है। सर्किट में करंट फ्लो करे लेकिन शक्ति का लाश ना हो, ऐसी धारा को क्या कहेंगे? तो कोई पूछे प्योर इंडक्टिव सर्किट में जिसमें प्योर कॉइल हो, इसके लिए फाई कितना होता है जी? 90। फाई 90 जो होता है पावर क्या होगा? VRMS, बोलिए
IRMS इंटू कास फाई, कास 90 की वैल्यू ओवरऑल पूरी शक्ति 0 हुई कि नहीं। इस समय जो भी धारा बह रही उस धारा का नाम क्या बोलेंगे? शक्तिहीन धारा या वाटहीन धारा कहिए। प्योर प्रेरकत्व वाले परिपथ में कैसी धारा बहती है? शक्तिहीन धारा। काम तो होता रहता है लेकिन शक्ति का लाश नहीं होता है। एक तो 0 वाट का बल्ब आया था, सुने थे आप लोग? लेकिन सच्चाई क्या है? वो 0 वाट खोबा ही नहीं करता था। कई वाट खोता था? लगभग 15 वाट का। कितने वाट का? जो फिलामेंट वाला रंग बिरंगा बल्ब आता था तो लोग कहते 0 वाट का बल्ब है, और उस पर पैकेट में बड़े गौर से पढ़ेंगे तब दिखेगा 15 वाट, 15 वाट। इस समय भी रंग बिरंगे LED आ गए हैं, वो कितने वाट खोते हैं? 0 वाट को वो भी नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम वाट की। ये जो LED सामने लगा हुआ है ये 7 वाट, 9 वाट, और जो रंग बिरंगा वाला है 0.5 वाट। अब क्या चाहिए? आधा वाट है कि नहीं? अब इससे कम क्या खरीदेंगे आप? हाँ 0.5 हो सकता है, 0.1 वाट भी हो सकता है, लेकिन प्योरली 0 वाट। अगर 0 वाट वाला बल्ब दिखना शुरू हो जाए तो 0 वाट वाला बल्ब अगर 1 लाख रुपए का मिलेगा तब भी उसको खरीद लेना बुद्धिमानी है ना? बस पूछ लीजिए भाई फ्यूज तो नहीं होगा, है ना? फ्यूज हो जाएगा तो 1 लाख फिर गया। समझ रहे नहीं? प्योरली 0 वाट कोई सर्किट ऐसी बनी ही नहीं कि जो पावर का कंजम्पशन न करे। हर सर्किट लेती है कुछ न कुछ पावर। तो हम आपको बता रहे हैं, तो फिर हेडिंग की यूटिलिटी क्या है, हेडिंग की महत्ता क्या है, क्यों आप सीख रहे हैं वाटलेस करंट? तो वाटलेस करंट हम बता रहे हैं भाई, वाटलेस करंट लोग सुनाते हैं कहानियों में। शक्तिहीन धारा या वाटहीन धारा क्या है? ऐसी धारा जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित हो लेकिन शक्ति का नुकसान बिल्कुल भी न हो, ऐसी धारा को क्या बोलेंगे? बस इतना ही कहानी सुना के ऐसे रोक देते हैं। कोई पूछते फार्मूला बताइए शक्तिहीन धारा का, है किसी के पास जवाब? कौन बताएगा फार्मूला? हमारी तरफ से 10 रुपये पुरस्कार है। किताब में भी नहीं प्रिंट है इसलिए बोल दे रहे हैं आपसे दावे के साथ। कोई नहीं जानता है और स्कूल के बच्चे भी नहीं जानते हैं, कोई पढ़ने पढ़ाने वाले गुरुजी को भी हो सकता है न पता, है ना? क्योंकि किताबों में से भाई लोग सीखते पढ़ते हैं। थोड़ा सा दिमाग चलाइए। शक्तिहीन धारा का फार्मूला क्या होगा? हम बताएं? हार गए आप लोग? तो इनाम वाइस वर्षा होता है, उल्टा भी सही। भाई शर्त लगी है, एक तरफा थोड़ी कि चाहे ही जीतेंगे तो मिलेगा, हार गए तो कुछ नहीं। हार गए तो देना भी पड़ेगा। तैयार हैं? अगर ये वाली सुविधा हो जाती तब तो पर डे जो है आप लोग बहुत बार हारते आप। चलिए देखिए इधर, पहले देखिए और दिमाग लगाइए। एवरेज पावर का क्या फार्मूला निकाले थे आप? VRMS इंटू और इंटू ये कंप्लीट रिजल्ट है। आप बताइए, मन में सोचिए पुरानी बातें, जैसे DC सर्किट एनालिसिस में सीखा गया था। विभवांतर गुणे धारा, विभवांतर और गुणे, ये तो विभवांतर है, ये क्या है? बोलिए धारा का कौन सा कंपोनेंट पावर क्रिएट करता है? कास वाला साइन वाला? कौन सा पावर क्रिएट करता है? कास। अब कौन सा पावर नहीं क्रिएट करेगा? वही वाटहीन धारा है। वाटहीन धारा का फार्मूला कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? IRMS। ये था 10 रुपए की इनामी सवाल। वाटहीन धारा का फार्मूला नहीं लिखा गया, कोट नहीं किया गया है, बस खाली लंबी चौड़ी घुमावदार बातें हैं। वाटहीन धारा की परिभाषा आप भी लिखिए, फार्मूला जरूर लिखिएगा और लोगों को दिखाइए कि देखिए होता है। और विश्वास न हो पूछ के तब बताइएगा। पूछ लीजिए भाई आपको जानकारी है वाटहीन धारा? देखिए कहानी सुना के रुक जाएंगे, है ना? ऐसी धारा जिसमें शक्ति का लाश नहीं होता है तो वाटहीन धारा कहलाती है। क्या होगा वाटहीन धारा का फार्मूला? क्योंकि कास वाला पावर क्रिएट करता है, वो शक्ति में नुकसान कराता है। कौन सा कंपोनेंट नहीं कराएगा? जो उसका परपेंडिकुलर हो, जो बचा हुआ है। साइन और दो ये कंपोनेंट होते हैं ना, एक कंपोनेंट तोड़ा जाता है तो एक तो साइन बनता है, एक तो कास बनता है। कास वाले का उपयोग हो रहा है, इसका उपयोग नहीं हुआ। समझ पाए?
एसी की और कुछ खास बातें आपको बता दें। प्रत्यावर्ती धारा वायर के केवल ऊपर ऊपर सरफेस से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? केवल पृष्ठ से होकर बहती है। और डीसी खास बात, अंदर भी बहती है, पृष्ठ पर भी बहती है, हर जगह से बहती है। एसी कहाँ बहती है? केवल और केवल सरफेस पर। और सरफेस पर जो बहती है, सरफेस पर जो बहती है, इसीलिए उसका नाम है स्किन करंट। कौन सी करंट? लास्ट में जाते जाते एक नाम और, प्रत्यावर्ती धारा का एक नाम और है त्वचीय धारा, स्किन करंट भी कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा की खासियत है, ये सीधे नहीं चलेगा स्ट्रेट, ये लहराते हुए ऐसे चलेगा। जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में कहाँ बहती है प्रत्यावर्ती धारा? पृष्ठ पर बहेगी कि अंदर? अब पृष्ठ पर बहेगी तो लहराते हुए चलेगी तो कुछ न कुछ अंदर एंट्री मार जाएगी, और जितना अंदर ये पहुंच गई है, जितना अंदर, तो उसको बोलते हैं स्किन डेप्थ। क्या बोलते हैं? स्किन डेप्थ है ये, डेप्थ माने गहराई। चलिए, तो इसका नाम त्वचीय धारा भी है, स्किन करंट। प्रत्यावर्ती धारा का नाम त्वचीय धारा। लिखिए, वाटहीन धारा, ऐसी धारा, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जिससे परिपथ में औसत शक्ति हानि, औसत शक्ति हानि नहीं होती है, कामा वाटहीन धारा कहलाती है। लाइन ड्रॉप करके, वाटहीन धारा क्या फार्मूला लिख देंगे? IRMS, जहां फाई क्या है? कलांतर। कलांतर निकाल कर किसी में रख दिए साइन की वैल्यू। कलांतर अगर 30 अंश है, IRMS/2 आ जाएगा। 60 अंश है तो 60 मान करने 3/2, जो भी रहे। हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नया खंड है, बहुत छोटा सा, 25 से 30 मिनट का लेक्चर है इस पर, बहुत छोटा। आगे के टॉपिक बहुत छोटे छोटे। वैद्युत चुंबकीय तरंग में कुल कितने विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? टोटल 8। कितने हैं? 7। मन में मत सोचिए, 7 तो वही बिबजियोर वाला सोच रहे हैं आप, प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन है ना। हम पूरे बड़ी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे बड़ा डेवलपर, सबसे बड़ा ओरिजिनेटर कौन है? सन है। सबसे बड़ा स्रोत यही है। और कितने हैं टोटल? 8 टाइप्स के, 8 तरह के हैं।
और ट्रिक क्या है, वही पुराना, चंदन गुप्ता के ऊपर एक्सरे डाला गया, कुछ नहीं हुआ, और यूवी डाला गया। चंदन गुप्ता सी से कास्मिक और जी से गामा, एक्सरे डाला गया, एक्स किरण, अब कुछ नहीं हुआ। तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूवी अल्ट्रावायलेट, वीमार पड़ गया, VIMR, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। यही 8 तरह के, गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 इधर, 8। VIMR, वीमार कह रहे हैं, ए मत खोजिएगा, यही था। 8 तरह के यही रेडिएशन है। ये स्वभाव में कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ। कैसे होते हैं, और सभी इक्वल स्पीड से दौड़ लगाते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल का सूत्र क्या है, वैद्युत और चुंबकीय जो क्षेत्र है उनका अनुपात E/B होता है, और निर्वात है तो यही वैल्यू C आ जाती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही है अनुप्रस्थ तरंगे, ये सॉरी वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं कि अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती ही। इसका सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय तरंग को लैब में बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं, लैब में बनाने वाले, वो हेनरिक हर्ट्ज जी हैं। क्या नाम है, हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम लोग हर्ट्ज रखते हैं। एक बार तो इनको सजा हो गई थी, ये लोगों से ऐसे बातें कर रहे थे और बात करते करते कुछ ऐसे ज़्यादा फेंक दिए, बहुत बड़ी ज़्यादा बातें ऐसे बोल गए। लोगों से कहे कि आप बहुत दुबले पतले हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप यहाँ से चिल्लाते हैं तो मात्र 100 मीटर तक आवाज़ पहुँच पाती है। आइए हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ में दम भर देंगे, आप यहाँ से बोलेंगे तो पूरा जौनपुर शहर एकदम गूंज उठेगा, है कि नहीं। तो लोगों ने कहा करी ये तो मजाक बना रहे हैं, हम इतना तेज चिल्ला पाएंगे, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो लोग उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिए, कोर्ट में केस कर दिए, मानहानि का मुकदमा, कि लोगों को गुमराहित करते हैं, है ना, फालतू चीज़ें, ऐसे अफवाहों में की दुनिया में जीते हैं, ये लोगों को भ्रमित करते हैं ये। और कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दी। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद जब जेल से छूट रिहा होकर के आए तो खूब लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबे बाल, लेकिन उनके मन में विचार जो था किसी के प्रति द्वेष वाला नहीं था कि इनकी वजह से हम जेल में चले गए थे। अपने एक्सपेरिमेंट पर वो एकदम कंसंट्रेट होकर सोच रहे थे। और जेल से छूटते ही पहला काम उन्होंने किया, शुरुआत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कर दिया कंडेंसर की मदद से, 2 कंडेंसर लेकर के। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करने के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट की स्पीड चलती है फ्री स्पेस में, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोडक्शन करने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक रेडियो बना दिया। रेडियो, और रेडियो कौन सा, पहले ट्रांसमीटर बनाया जहाँ से आवाज़ भेजा जाता है, और एक रिसीवर बना दिया। अटलांटिक महासागर के उस पार, है ना, कई 100 किलोमीटर तक उन्होंने प्रोपोगेट किया पहली बार। तब लोगों को लगा अरे ये तो हर्ट्ज की आवाज़ लग रही है, हर्ट्ज भैया बोल रहे हैं क्या। तब लोग समझ पाए। तब उनके घर पर फूल माला लेकर के ऐसे लोग उनकी तरफ ऐसे आंखों में से आंसू लेकर के, भाव बड़े विनम्रता के साथ, एकदम पोलाइटनेस के साथ सब लोग उनके दरवाजे पर जाते हैं, उनसे ऐसे माफ़ी मांगते हैं, हमसे बड़ी भूल हो गई, आपके विचार तो यहाँ थे, इतने सुपर लेवल के साइंटिस्ट हैं आप। अब समझ पाए कि आप रेडियो बनाने की बात कर रहे थे। समझ पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली कौन प्रोड्यूस किए, हेनरिक हर्ट्ज जी, हर्ट्ज जी ने प्रोड्यूस किया। बाकी 8 तरह के कौन, इसके डिस्कवरर कौन है, खोजकर्ता कौन है, और इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, उपयोग है ना, उपयोगिता कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो आज अगर हो सके तो इसको रीडिंग लगा के आइएगा। कुछ मैथमेटिकल टेक्निकल चीज़ें हैं, ग्राफ है, इसका फार्मूला वगैरह है, तो कल जिससे ख़त्म हो जाए 20-25 मिनट में ना, तो आज रीडिंग लगा के आइएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये 8 तरह का है, सुनिए, एक काम, महत्वपूर्ण काम यही है, खोजकर्ता कौन है और उपयोग, और तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक है ना, ये डाटा ऐसे देख करके आइएगा। क्लास आज आपकी यहीं पे टर्मिनेट होती है, कल फिर से क्लास होगी
धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल भी आप लोगों की यही क्लास रहेगी फिजिक्स की, 11 से 1:15 तक रहेगा, है ना। आने वाला समय जो आप आते हैं उसी हिसाब से आइएगा। क्लास ओवर।